back to our Brighter Minds YouTube channel. In today's video, we will discuss about the latest IPO. As we all know that Campus Activewear IPO is still on. इसके बारे में हम समझेंगे. बेसिकली जो एक्टिव कैंपस की जो IPO ओपन हुई है वो येस्टरडे ओपन हुई 26 को और टुमारो ये ख़त्म होने वाली है 28 को. तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि IPO के डिटेल्स क्या हैं, कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे और वैल्यूएशंस को समझेंगे कि कैसा लगता है ये IPO उस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले तो हम IPO के डिटेल्स को समझ लेते हैं. IPO जो है वो 1400 करोड़ का इनका साइज़ है IPO का और 278 से लेके 292 का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है अपनी IPO का. इसमें ये जो IPO है इसमें तकरीबन सारे के सारे OFS वाला पार्ट है. प्रोमोटर और 2 PE फंड्स जो हैं वो इसमें से एग्जिट कर रहे हैं. TPG एक बड़ा फंड है जो इससे एग्जिट कर रहा है. प्रोमोटर्स भी अपने स्टेक सेल कर रहे हैं. तो इस OFS से बेसिकली कंपनी को कोई जो IPO के थ्रू जो पैसे आएंगे वो कंपनी को नहीं आएंगे बिकॉज इट्स एन OFS. और जो पर्पस है IPO करने का, पर्पस का जो रीज़न है वो ये है कि थोड़ी मार्केट विजिबिलिटी मिलेगी इनको, बेटर लिक्विडिटी मिलेगी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को. तो अगर हम ये देखें तो जो IPO का साइज़ है उसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनको एक एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले. तकरीबन पूरा का पूरा पोर्शन सब्सक्राइब हो गया. 418 करोड़ रुपए वहाँ से इन्होंने रेज कर लिए और उसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का भी पार्टिसिपेशन जो था वो काफ़ी अच्छा था. 40% के अराउंड का जो वो था जो एंकर पोर्शन, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. काफ़ी सारे फंड्स जो मार्की फंड्स हैं उन्होंने भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इनका एंकर पोर्शन के बाद. और अगर हम देखें जो बुक बिल्डिंग चल रही है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं इनको. ऑब्वियसली IPO जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है. रिटेल पोर्शन में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. इसको अगर हम ये साइकोलॉजिकली देखें तो इन्वेस्टर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पास्ट के IPOs थे वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं लोगों को. अभी रिसेंटली अदानी विल्मर में कभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को. तो वो कहीं ना कहीं रिटेल का पार्टिसिपेशन उसकी वजह से भी काफ़ी एग्रेसिव है इस IPO के अंदर में. और अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये IPO एक तरीके से अपने आप में एक पहला IPO है जो नए IPO रूल्स लगे हैं. सेबी ने जो HNI फंडिंग को लेके जो रूल्स लगाई है उस रूल्स के अंदर में ये पहला IPO है. बिकॉज जो इसके पहले जो IPOs थे वो लास्ट IPO जो हरिओम पाइप्स का था वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ था, हालांकि वो इस फाइनेंशियल ईयर में एंड हुआ. तो ओवरऑल ये IPO की सारी जो डिटेल्स थी वो ये थी. अब हम इसके बिज़नेस के बारे में, इसके इंडस्ट्री के बारे में, इसकी प्राइसिंग पावर के बारे में, इसके जो वैल्यूएशंस हैं उसके बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले इंडस्ट्री को समझ लेते हैं. कंपनी जो है वो स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वेयर के अंदर में है, एक्टिव फुटवेयर्स के अंदर में है. तो जो फुटवेयर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है. मतलब तकरीबन 20% ही जो है वो उसके अंदर ब्रांडेड प्लेयर हैं. रेस्ट ऑफ द मार्केट इज़ टोटली अनब्रांडेड. एक तरीके से देखें तो जो ब्रांडेड प्लेयर हैं उनके लिए स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. अगर इस सेगमेंट की बात करें तो पेनिट्रेशन भी काफ़ी लो है. अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे 20% से 30% का पेनिट्रेशन है. बट इंडिया के अंदर में भी वो 2% का ही पेनिट्रेशन है. तो वहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है. इंडस्ट्री जो है फुटवेयर इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 8% से ग्रो करेंगे. बट उस फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर में जो स्पोर्ट्स एंड एक्टिव फुटवेयर वाला जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ 14% के अराउंड का इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 2020 to 25 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि इस ग्रोथ से करेंगी. तो बेसिकली इंडस्ट्री के इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ मिडिल क्लास काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छी परसेंटेज है. अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है कंट्री के अंदर में. और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं. जियोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पे. काफ़ी यंग पॉपुलेशन है. 28 की एवरेज एज है चाइना और US के कंपेरिजन में देखें तो काफ़ी स्कोप्स हैं यंग पॉपुलेशन के. और जो कंपनी का जो बिज़नेस जो कंपनी का टारगेटेड सेगमेंट है वो ऑब्वियसली 14 साल से 35 साल वाला सेगमेंट है. वहाँ से इनको 44% का रेवेन्यू तकरीबन जनरेट करते हैं जो टारगेटेड सेगमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं. अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अदर प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखें तो इनका ग्रॉस मार्जिन हालांकि थोड़ा लोअर एंड पे है.
अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन उन्हीं के पास है इंडस्ट्री के अंदर में 56% के अराउंड। बट ओवरऑल इनके मार्जिन देखें तो थोड़े बेहतर हैं। मिर्जा इंटरनेशनल जो दूसरा लिस्टेड प्लेयर है इस सेगमेंट के अंदर में, वहाँ पे 46% के अराउंड का ग्रॉस मार्जिन, 46 to 47% का ग्रॉस मार्जिन इनका है। जबकि जो लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में वो भी 56% 54% के अराउंड है, चाहे वो बाटा हो, लिबर्टी हो। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ है। अगर हम इस कंपनी के बारे में समझें तो कंपनी जो है इसका मार्केट शेयर जो है वो तकरीबन 17% का मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर में। लार्जेस्ट प्लेयर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर हैं। उसके बाद जो इनका जो टारगेटेड एड्रेसेबल मार्केट है, टैम जो है वो तकरीबन 85% ऑफ टाइम में ये प्रेजेंट है। लगभग हर सेगमेंट के अंदर में, चाहे वो प्रीमियम वाला सेगमेंट हो या एंट्री वाला सेगमेंट हो, वहाँ पे भी ये काफ़ी एक्टिवली प्रेजेंट है। उसके अंदर में अगर हम कंपनी का देखें तो कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। काफ़ी अच्छी बात होती है कि आप रॉ मटेरियल डिपेंडेंस आपका मतलब 94% आप इंडिया से ही सोर्स करते हो। बाहर की कंपनी चाइना और साउथ कोरिया से बहुत कम का इंपोर्ट है इनका, मोस्टली यहीं सोर्स करते हैं। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके जो डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे यूके जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ पे इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और बहुत सारी चीज़ें जो 100% जो है ये जो सोल्स होते हैं और जो उसका लेदर होता है वो खुद ही असेंबल करते हैं, सारी क्वालिटी चेक करते हैं, इन हाउस सारी चीज़ें हैं। ये बिज़नेस जो है काफ़ी लेबर इंटेंसिव बिज़नेस है, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके लिए काफ़ी एक मोड्स टाइप सा होता है कि किसी को नए नए प्लेयर को कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनके कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 28 मिलियन की 29 मिलियन पेयर्स की कैपेसिटी है इनकी। हालांकि अभी वो इस साल में जो उनका गुजरा है FY21 उसमें, और अभी जो 9 मंथ्स इनके गुजरे हैं वहाँ पे तकरीबन 14 मिलियन पेयर्स इन्होंने बेचे हैं लास्ट ईयर। और इस ईयर में जो है इनका अभी 9 मंथ्स में 13.6 मिलियन पेयर्स बेच चुके हैं। तो स्टिल काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर हम इनके प्लांट्स का देखें तो वहाँ पे भी वो तकरीबन 78 से लेके 50 से लेके 80% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे डिफरेंट प्लांट्स के अंदर में है। तो वहाँ पे भी एक स्कोप है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बिल्ड करने का, एक ऑपरेटिंग लिवरेज को से प्रॉफिट बनाने का। जिस तरीके से डिमांड रिकवर हो, कोविड के बाद डिमांड के अंदर में रिकवरी आई है, तो उसका भी बेनिफिट इनको काफ़ी मिलने वाला है। इनके जो प्राइस की बात करें, प्राइस पर यूनिट्स की, तो वो कहीं ना कहीं 1615 रुपये का इनका अभी लास्ट जो 9 मंथ्स का आया है। पर जो पेयर्स है वो एवरेज पड़ा है नेट ऑफ चैनल सेल्स। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी जो है वो फ्रेंचाइज और कोको मॉडल यूज़ करती है। कंपनी खुद का इनका अपना स्टोर्स है, EBO के थ्रू करती है, और उसके बाद फ्रेंचाइज मॉडल पे भी जाती है। मोस्टली EBOs जो हैं 50+ EBOs हैं और तकरीबन 28 के आसपास फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं, उसके थ्रू ये बेचते हैं। अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझें तो इनका जो मेजर सेल्स है वो नॉर्थ इंडिया से आता है। तकरीबन 50% का सेल्स वो नॉर्थ इंडिया से जनरेट करते हैं। उसके बाद जो इनका मेजर मार्केट है वो ईस्ट इंडिया है, वहाँ से भी एक तकरीबन 80-90% का सेल्स जनरेट करते हैं। अगर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला मॉडल यूज़ करते हैं। और जो D2C मॉडल है, D2C मॉडल में बेसिकली अर्बन सिटीज़ में उनका ज़्यादा सक्सेसफुल है। हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं कि रूरल एंड सेमी अर्बन में भी वो अपने आप को फोकस करें। अभी मोस्टली इनका जो सेल्स आता है वो अर्बन रूरल वाले जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से आता है, तकरीबन 70% प्लस का, और वहाँ से वो सेल्स जनरेट करते हैं। 27% अर्बन से जनरेट करते हैं। D2C का थोड़ा सा चैनल उतना ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है उस वाले रूरल वाले Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, बट स्टिल वो फोकस कर रहे हैं। काफ़ी स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है इस स्टॉक के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में। स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हैं, एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। री इन्वेस्टमेंट की नीड अभी नहीं लगती, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस अभी भी काफ़ी लो हैं, उसको बिल्ड किया जा सकता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्ले है। मैनेजमेंट का देखें तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। 37 ईयर्स से इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बिज़नेस है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। उस स्केल अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा है, ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप है, सारा कुछ है। तो एक चीज़ जहाँ पे थोड़ी सी है वो ये है कि थोड़ी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। 700 करोड़ का सेल्स इन्होंने जनरेट किया था, तकरीबन 18% के मार्जिन पे ये प्ले करते हैं।
और 6 to 8% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनके वैल्यूएशंस को देखें तो जो TTM वैल्यूएशंस है वो तकरीबन 93 के मल्टीपल पे ला रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है रिलैक्सो, जो इस सेगमेंट के अंदर में लीडर है, वो 98 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर EV बाई बिटा पे भी देखें तो तक 60 प्लस का EV बाई बिटा के लेवल पे ला रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम इसको देखें तो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा प्ले कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा। ओवरऑल IPO की जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट प्राइसिंग थोड़ी सी शार्प रखी है उन्होंने, प्राइसिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी तरफ से ये एक अच्छा बेट हो सकता है। अच्छे सब्सक्रिप्शन इसको आ सकते हैं, मतलब अच्छे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था। अगर आपको हमारा ये IPO का कवरेज अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फॉर मेनी डिटेल्स लाइक दैट। थैंक यू।